नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है मास्टर साहब, जिसके लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। भामा भरी बैठी थी। मास्टर साहब ने ज्यों ही घर में कदम रखा, उसने विष दृष्टि से पति को देखकर तीखे स्वर में कहा, यह अब तुम्हारे आने का समय हुआ है। इतना कह दिया था कि आज मेरा जन्मदिन है, 4 मिलने वालियां आएंगी, बहुत कुछ बंदोबस्त करना है, जरा जल्दी आना। सो उल्टे आज शाम ही कर ली। पर लाचारी थी प्रभा की माँ, देर हो ही गई। कैसे हो गई? मैं कहती हूं, तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो? इस तरह मन में गांठ रखने से क्या फायदा? साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती? यह बात नहीं है प्रभा की माँ, तनख्वाह मिलने में देर हो गई। एक तो आज इंस्पेक्टर स्कूल में आ गए, दूसरे आज फीस का हिसाब चुकाना था, तीसरा कुछ ऑफिस का काम भी हेडमास्टर साहब ने बता दिया तो करना पड़ा। फिर आज तनख्वाह मिलने का दिन नहीं था, कहने सुनने से हेडमास्टर ने बंदोबस्त किया। सो उन्होंने बड़ा एहसान कर दिया। बात करनी भी तुमसे आफत है। मैं पूछती हूं देर क्यों कर दी, आप लगे उल्हाना देने। खैर, देखूं रुपए कहाँ हैं। मास्टर साहब ने कोट अभी अभी खूंटी पर ही टांगा था। उसकी जेब से पर्स निकालकर आंगन में उलट दिया। 10-10 रुपए के 4 नोट जमीन पर फैल गए। उन्हें एक एक गिनकर भामा ने नाक भौं सकोड़ कर कहा, 40 ही हैं बस। 40 ही पाता हूं, ज्यादा कहां से मिलते। अब इन 40 का मैं क्या करूं? ओढ़ूं या बिछाऊं? कहती हूं छोड़ दो इस मास्टरी की नौकरी को। छदाम की भी तो ऊपर की आमदनी नहीं है, तुम्हारे ही तो मिलने वाले हैं। बाबू दाताराम रेल में बाबू हो गए। हर वक्त घर भरा पूरा रहता है। घी में घी, चीनी में चीनी, कपड़ा लत्ता और दफ्तर के 10 कुली चपरासी हाजिरी भुगतते हैं वे जुदा। क्या वे तुमसे ज्यादा पढ़े हैं? क्यों नहीं रेल बाबू हो जाते तुम? वे सब तो गोदाम से माल चुरा कर लाते हैं, मुझसे तो चोरी नहीं हो सकती। तनख्वाह जो मिलती है उसी में गुजर बसर करना होगा प्रभा की माँ। करना होगा, तुमने तो कह दिया, पर इस महंगाई के जमाने में कैसे? इससे भी कम में गुजारा करते हैं लोग प्रभा की माँ। वे होंगे कमीन नीच, मैं ऐसे छोटे घर की बेटी नहीं हूं। पर अपनी औकात के मुताबिक ही तो सबको अपनी गुजर बसर करनी चाहिए। इसमें छोटे बड़े घर की क्या बात है? अमीर आदमी ही बड़े आदमी नहीं होते प्रभा की माँ। ना, बड़े आदमी तो तुम हो, जो अपनी जोरू को रोटी कपड़ा भी नहीं जुटा सकते। फिर तुम्हें ऐसी ही किसी कहारिन महरिन से ब्याह करना चाहिए था, जो तुम्हारे घर का धंधा भी करती, इधर उधर चौका बर्तन करके कुछ कमा भी लाती। मास्टर साहब चुप हो गए। वे पत्नी से विवाद नहीं करना चाहते थे। कुछ ठहर कर उन्होंने कहा, जाने दो प्रभा की माँ, आज झगड़ा मत करो। वे थकित भाव से उठे, अपने हाथ से एक गिलास पानी उड़ेला और पीकर चुपचाप कोट पहनने लगे। वे जानते थे कि आज अब चाय नहीं मिलेगी, उन्हें ट्यूशन पर जाना था। भामा ने कहा, जल्दी आना और ट्यूशन के रुपए भी लेते आना। मास्टर जी ने विवाद नहीं बढ़ाया। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा, और घर से बाहर हो लिए। बहुत रात बीते। जब वे घर लौटे तो घर में खूब चहल हो रही थी। भामा की सखी सहेलियां सजी धजी गा बजा रही थीं। अभी उनका खाना पीना नहीं हुआ था। भामा ने बहुत सा सामान बाजार से मंगा लिया था। पूरियां तली जा रही थीं और घी की सौंधी महक घर में फैली हुई थी। पति के लौट आने पर भामा ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी सहेलियों की आव भगत में लगी रही। मास्टर साहब बहुत देर तक अपने कमरे में पलंग पर लेटे भामा के आने और भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे, और न जाने कब सो गए। रात को भूखे ही सो गए तुम? खाना नहीं खाया? कहाँ, तुम काम में लगी थी, मुझे पड़ते ही नींद आ गई और फिर आंख ही नहीं खुली। मैं तो पहले ही जानती थी कि बिना इस दासी के लाए तुम खा नहीं सकते।
रोज की ही तो चाकरी बजाती हूँ। एक दिन मैं तनिक अपनी मिलने वाली में फंस गई, सो रूठ कर भूखे ही सो रहे। सो एक बार नहीं, 100 बार सोते रहो, यहां किसी की धौंस नहीं सहने वाले हैं। लेकिन प्रभा की माँ, इसमें धौंस की क्या बात है? मुझे नींद आ गई तो अच्छा हुआ। अब महीने के खर्च का क्या होगा? ट्यूशन ही के 20 रुपए जेब में पड़े हैं, उन्हीं में काम चलाना होगा। ट्यूशन के 20 रुपए? वे तो रात में काम आ गए थे, मैंने ले लिए थे, वे भी खर्च कर दिए। बड़ा कसूर किया, अब फांसी चढ़ा दो। नहीं नहीं प्रभा की माँ, मेरा ख्याल था 40 रुपए में तुम काम चला लोगी, 20 रुपए बचे रहेंगे, इनसे दब भींच कर महीना कट जाएगा। यह तो रोज का रोना है, तकदीर की बात है। यह घर मेरी ही फूटी तकदीर में लिखा था। पर क्या किया जाए, अपनी लाज तो ढकनी ही पड़ती है। लाख भूखे नंगे हों, परायों के सामने तो नहीं रह सकते। वे सब बड़े घर की बहू बेटियां थीं, कोई ऐसी वैसी तो थी नहीं। फिर 60-50 रुपए की औकात ही क्या है? मास्टर साहब चिंता से सिर खुजाने लगे। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। महीने का खर्च कैसे चलेगा, यही चिंता उन्हें सता रही थी। अभी दूध वाला आएगा, धोबी आएगा। वे इस माह में जूता पहनना चाहते थे, बिल्कुल काम लायक न रह गया था। परंतु अब जूता तो रहा एक और आवश्यक खर्च की ही चिंता सवार हो गई। पति को चुप देखकर भामा झटका देकर उठी। उसने कहा, इस बार तो कसूर हो गया भाई, पर अब किसी को नहीं बुलाऊंगी। इस अभागे घर में तो पेट के झोले को भर लिया जाए तो ही बहुत है। उसने रात को बासी भोजन लाकर पति के सामने रख दिया। मास्टर साहब चुपचाप खाकर स्कूल को चले गए। भामा ने कहा, बिना कहे तो रहा नहीं जाता। अब तेली तंबोली दूध वाला आकर मेरी जान खाएंगे। क्या कहूं उनसे, बोलो तो। तुम्हें तो अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं, पर मुझसे तो इन चीजों के तकाजे नहीं सहे जाते। मास्टर जी ने धीमे स्वर में नीची नजर करके कहा, करूंगा, करता हूं कुछ। लेकिन क्यों सहती हो बहन, इन पुरुषों की प्रभुता का जुआ हमें अपने कंधे पर से उतार कर फेंकना होगा। हमें स्वतंत्र होना होगा। हम भी मनुष्य हैं, पुरुषों की ही भांति। कोई कारण नहीं जो हम उनके लिए घर गृहस्थी करें, उनके लिए बच्चे पैदा करें और जीवन भर उनकी गुलामी करती हुई मर जाएं। भामा की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, यही तो मैं भी सोचती हूँ श्रीमती जी। आप ही कहिए, 40 रुपए की नौकरी, फिर दूध धोए भी बने रहना चाहते हैं। आप ही कहिए, दुनिया के एक कोने में एक से एक बढ़कर भोग हैं। क्या मनुष्य का दिल उन्हें भोगना ना चाहेगा? क्यों नहीं? फिर वे भोग बने किसके लिए हैं? मनुष्य ही तो उन्हें भोगने का अधिकार रखता है। यही तो, पर पुरुष ही उन्हें भोग पाते हैं। वे ही शायद मनुष्य हैं। हम स्त्रियां जैसे मनुष्यता से हीन हैं। हमें लड़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, हमें पुरुषों की बराबरी की होकर जीना होगा। इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हमने यह आजाद महिला संघ खोला है। तुम्हें चाहिए कि तुम इसमें सम्मिलित हो जाओ। इसमें हम न केवल स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि स्त्रियों को स्वावलंबी रहने के योग्य भी बनाते हैं। हमारा एक स्कूल भी है, जिसमें सिलाई, कसीदा और भांति भांति की दस्तकारी सिखाई जाती है। गायन, नृत्य के सीखने का भी प्रबंध है। हम जीवन चाहती हैं, सो हमारे संघ में तुम्हें भरपूर जीवन मिलेगा। तो मैं श्रीमती जी आपके संघ और स्कूल दोनों की ही सदस्य होती हूँ। जब वे स्कूल चले जाते हैं तो मैं घर में पड़ी उनके आने का इंतजार करती रहती हूँ। सो भी इस अवस्था में नहीं कि वे मेरे लिए कुछ उपहार लेकर आते होंगे या मेरे पास बैठकर दो बोल हंस बोल लेंगे। ईश्वर जाने कैसी ठंडी तबीयत पाई है। चुपचाप आते हैं, थके हुए परेशान से, और पूरे सुस्ता भी नहीं पाते कि ट्यूशन। प्रभा है उनकी लड़की, उसी से रात को हंसते बोलते हैं। कहिए यह कोई जीवन है? नरक है नरक। सिर्फ मैं ही हूं जो यह सब सहती हूं। मत सहो, बिल्कुल मत सहो बहन। अपने आत्मसम्मान और स्वाधीनता की रक्षा करो। यही करूंगी श्रीमती जी।
अब यही करूंगी। तो कल आना, हमारा वार्षिकोत्सव है। बहुत सी बड़ी बड़ी देवियां आएंगी, उनके भाषण होंगे, भजन होंगे, नृत्य होगा, गायन नाटक होगा, प्रस्ताव होंगे और फिर प्रीति भोज होगा। कहो आओगी ना? अवश्य आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, और अब जाती हूं। हाँ, जाओ अब। तुम्हें देखकर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। याद रखो, तुम्हारे जैसी ही देवियों के पैरों पड़ी परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए हमने यह उद्योग किया है। आप धन्य हैं श्रीमती जी। चलिए अब चलती हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ, बिल्कुल, नमस्ते। भामा ने बड़ी उत्सुकता से वह रात काटी और वह अपनी समझ में पूरी तैयारी के साथ सज धज कर जब उस जलसे में गई तो हर दर्जे चमत्कृत और लज्जित होकर लौटी। चमत्कृत हुई वहां के वातावरण से, व्याख्यानों से, कविताओं और नृत्य से, मनोरंजन प्रकारों से। उसने देखा, समझा, यही तो सच्चा जीवन है। कैसा आनंद है, कैसा उल्लास है, कैसा विनोद है। परंतु जब उसने अपनी हीनता का वहां आने वाली प्रत्येक महिला से मुकाबला किया तो लज्जित हुई। उसने दरिद्र निरीह पति से लेकर घर की प्रत्येक वस्तु को अत्यंत नगण्य, अत्यंत शूद्र, अत्यंत दयनीय समझा और वह अपने ही जीवन के प्रति एक असहनीय विद्रोह और असंतोष भावना लिए बहुत रात गए घर लौटी। मास्टर साहब उसकी प्रतीक्षा में जागे बैठे थे। पिता की कहानियां सुनते सुनते थक कर बेटी सो गई थी। भोजन तैयार कर, खुद खाकर और बेटी को खिलाकर पत्नी के लिए उन्होंने रख छोड़ा था। भामा ने आते ही एक तिरस्कार भरी दृष्टि पति और उस शयनागार पर डाली जो उसके कुछ क्षण पूर्व देखे हुए दृश्यों से चकाचौंध हो गई थी। उसने सब कुछ बड़ा ही अशुभ, असहनीय प्रतीत हुआ। वह बिना ही भोजन किए, बिना ही पति से एक शब्द बोले, बिना ही सोती हुई फूल सी प्रभा पर एक दृष्टि डाले चुपचाप जाकर सो गई। मास्टर साहब ने कहा, और खाना? नहीं खाऊंगी। कहाँ खाया है? खा लिया है क्या? हाँ, खा लिया। और प्रश्न नहीं किया। मास्टर साहब भी सो गए। भामा प्राय नित्य ही महिला संघ में जाने लगी। उन्मुक्त वायु में स्वच्छंद सांस लेने लगी। पढ़ी लिखी, उन्नतिशील कहानी वाली महिलाओं के संपर्क में आई। जितना पढ़ सकती थी पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने लगी। उसने सुना उन महामही महिलाओं में जो सभाओं और जलसों में ठाटदार साड़ी धारण करके सभा नेत्रियों के पाशन को सुशोभित करती हैं। चारों ओर स्त्री पुरुष जिनका आदर करती हैं, जिन्हें प्रणाम करते, हंस हंस कर झुक कर जिनका सम्मान करते हैं। उनमें कोई घर को त्याग चुकी है, कोई पति को त्याग चुकी है। उनका गृहस्थ जीवन नष्ट हो चुका है। वे स्वच्छंद हैं, उन्मुक्त हैं, वे बाधाहीन हैं। वे कुछ घंटों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महीनों तक चाहे जहां रहें और चाहे जहां जा सकती हैं। उन्हें कोई रोकने वाला, उनकी इच्छा में बाधा डालने वाला नहीं है। उसे लगा यही तो स्त्री का सच्चा जीवन है। वे गुलामी की बेड़ियों को तोड़ चुकी है। वे नारियां धन्य हैं। एक दिन सभा में जब सभानेत्री महोदया तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट में ऊंची कुर्सी पर बैठी तो भामा के पास बैठी एक महिला ने मुंह बिचकाकर कहा, लानत है इस पर। यहाँ ये ठाठ है, वहां खसम ने पीट पीट कर घर से निकाल दिया है। अब मुकदमेबाजी चल रही है। दूसरी देवी जी ने कौतूहल से पूछा, क्यों? ऐसा क्यों है? कौन अपनी औरत को रात दिन पराए मर्दों के साथ घूमते रहना, हंस हंस कर बातें करना पसंद करेगा भला? घर गृहस्थी देखना नहीं, देश का उद्धार करना, महिला का उद्धार करना है। और घर बाहर आवारा फिरना। तो फिर बीबी बिना त्याग किए यूं देश सेवा भी तो नहीं हो सकती। खाक देश सेवा? जो अपने पति और बाल बच्चों की सेवा नहीं कर सकती, अपनी घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती, वह देश सेवा क्या करेगी?
देश के शांत जीवन में अशांति की आग अवश्य लगाएगी। भामा को ये सब बातें चुभ रही थीं। उससे रहा न गया। उसने तीखी होकर कहा, क्या चकचक लगाए हुए हो बहन? घर गृहस्थी जाकर संभालो ना। यहाँ वक्त बर्बाद करने क्यों आई हो? महिला चुप तो हो गई, पर उसने तिरस्कार और अवज्ञा की दृष्टि से एक बार भामा को और एक बार सभा नेत्री को देखा। भामा सिर्फ स्त्रियों के ही जलसों में नहीं जाती थी, वह उन जलसों में भी भाग लेने लगी जिनमें पुरुष भी होते थे। बहुधा वह स्वयं सेविका बनती और ऐसे कार्यों में तत्परता दिखाकर वाहवाही लूटती। उसकी लगन, तत्परता, स्त्री स्वतंत्रता की तीव्र भावना के कारण इस जागृत स्त्री जगत में उसका परिचय काफी बढ़ गया। वह अधिक विख्यात हो गई। लीडर स्त्रियों ने उसे अपने काम की समझा, उसका आदर बढ़ा। भामा इससे और भी प्रभावित होकर इस सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ती गई और अब उसकी वह क्षुद्र दरिद्र गृहस्थी, छोटी सी पुत्री और समाज में अति साधारण सा अध्यापक उसका पति, सब कुछ हेय हो गया। वह बहुत कम घर रहती। बहुधा मास्टर साहब को खाना स्वयं बनाना पड़ता। चाय बनाना तो उनका नित्य कर्म हो गया। पुत्री प्रभा की सार संभाल भी उन्हें करनी पड़ती। वे स्कूल जाएं, ट्यूशन करें, बच्ची को संभाले, भोजन बनाए और घर को भी संभाले। यह सब नित्य नित्य संभव नहीं रहा। घर में अव्यवस्था और अभाव बढ़ गया। भामा और भी तीखी और निडर हो गई। वह पति पर इतना भार डालकर उनकी तनिक भी सहायता न करके, उनकी सारी संपत्ति को अधिकृत करके भी निरंतर उनसे क्रुद्ध और असंतुष्ट रहने लगी। पति की क्षुद्र आय का अब सबसे बड़ा भाग उसकी साड़ियों में, चंदों में, तांगे के भाड़े में और मित्र मित्राणियों के चाय पानी में खर्च होने लगा। मास्टर साहब को मित्रों से ऋण लेना पड़ा। ऋण मास मास बढ़ने लगा और फिर भी खर्च की व्यवस्था बनी नहीं। दूध आना बंद हो गया, घी की मात्रा कम हो गई, साग सब्जी में किफायत होने लगी। मास्टर जी के कपड़े फट गए। उन्होंने एक और ट्यूशन कर ली। वे दिन रात पिसने लगे। छोटी सी बच्ची चुपचाप अकेली घर में बैठी पिता और माता के आगमन की प्रतीक्षा की अभ्यस्त हो गई। बहुधा वह बहुत रात तक सन्नाटे के पालम में अकेली घर में डरी हुई, सहमी हुई बैठी रहती। कभी रोती रोती सो जाती, बहुधा भूखी प्यासी। एक दिन जब मास्टर साहब स्कूल की तैयारी में थे, भामा ने कहा, सुनते हो, मुझे एक नए खद्दर की साड़ी चाहिए और कुछ रुपए। महिला संघ का जलसा है, मैंने स्वयं सेविकाओं में नाम लिखवाया है, किंतु रुपए तो अभी नहीं है। साड़ी भी आना मुश्किल है, अगले महीने में। भामा गरज पड़ी, अगले महीने में या अगले साल में? आखिर क्या मैं भिखारिन हूं? मैं भी इस घर की मालकिन हूं, ब्याही आई हूं, बांधी नहीं। सो तो ठीक है प्रभा की माँ, परंतु रुपए तो नहीं है ना। इधर बहुत सा कर्जा भी तो हो गया है, तुम तो जानती ही हो। तुम्हारे कर्जों से मुझे क्या मतलब? कमाना मर्दों का काम है या औरतों का? कहो तो मैं कमाई शुरू कर दूं? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं, पर अपनी जितनी आमदनी है उतनी। क्या भाड़ में जाए तुम्हारी आमदनी? मुझे साड़ी चाहिए और 10 रुपए। तो बंदोबस्त करूंगा। मास्टर साहब और नहीं बोले, छाता संभाल कर चुपचाप चल दिए। जलसे में भामा एक सप्ताह व्यस्त रही। वह घर न आ सकी। 8 दिन बाद जब वह घर आई तो उसके रंग ढंग ही बदले हुए थे। उसमें लीडरी की बू आ गई थी। अब वह एक बच्ची की माँ, एक पति की पत्नी, एक घर की गृहिणी नहीं, एक आधुनिकता महिला उद्धारक स्त्री थी। पुरुषों से, गृहस्थी की रूढ़ियों से, दरिद्र जीवन से संपूर्ण विद्रोह करने वाली, वह बात बात पर पति से झगड़ा करने लगी। प्रभा को अकारण ही पीटने लगी। तनिक सी भी बात मन के विपरीत होने पर तिनक कर घर से चली जाती और 2-2 दिन तक गायब रहती। उसकी बहुत सी सखी सहेलियां हो गई थी। बहुत से अड्डे बन गए थे जिनमें स्कूलों की मास्टरनियां, अध्यापिकाएं, विधवाएं, प्रौढ़ाएं
और स्वतंत्र जीवन का रस देने वाली अन्य प्रकार की स्त्रियां थीं। उनमें से प्राय सभी ने स्त्रियों के उद्धार का व्रत ले रखा था। इन सब बातों से अंततः एक दिन मास्टर साहब का समुद्र सा गंभीर हृदय भी विचलित हो गया। पत्नी के प्रति उत्पन्न रोष को वे यत्न करके भी न दबा सके। प्रभा 2 दिन से ज्वर में बेहोश थी और भामा 2 दिन से घर से गायब, किसी कार्यवश नहीं, क्रुद्ध होकर। प्रभा ने अम्मा अम्मा की रट लगा रखी थी। उसके होठ सूख रहे थे, बदन तप रहा था। मास्टर साहब स्कूल नहीं जा सके थे, ट्यूशन भी नहीं, खाना भी नहीं। वे पुत्री के पास बैठे पानी से उसके होठों को तर करते, अम्मा आ रही हैं कहकर धीरज देते, फिर एक गहरी सांस के साथ हृदय के दुख को बाहर फेंकते और अपने दांतों से होठ दबा लेते और भामा के प्रति उत्पन्न क्रोध को दबाने की चेष्टा करते। भामा आई तो उसने न रुग्ण पुत्री की ओर देखा, न भूख प्यास से जर्जर चलित पति को। वह भरी हुई जाकर अपनी कोठरी में द्वार बंद करके पड़ गई। अंत में मास्टर साहब ने कोठरी के द्वार पर जाकर कहा, प्रभा को बहुत तेज ज्वर है, प्रभा की माँ तनिक आओ तो। मैं क्या वैद्य डॉक्टर हूं? भीतर से भामा ने कहा। नहीं, वह तुम्हें बहुत याद कर रही है, तनिक उसके पास बैठो। तुम बैठे तो हो, वह तुम्हें पुकार रही है, आओ तो। मैं थक रही हूं, मेरी जान मत खाओ। कैसी बातें कहती हो प्रभा की माँ, वह तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी भी तो है। बच्चों की देखभाल तो माँ ही कर सकती है प्रभा की माँ, पर बच्चे माँ के नहीं बाप के हैं, उन्हें ही उनकी संभाल करनी चाहिए। पर तुम जरा बच्ची के पास तो जानो। भाड़ में जाए बच्ची, मुझे जरा सोने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो प्रभा की माँ? तुम उसे नहीं समझ सकोगे, स्कूल की किताबों में वह बात नहीं लिखी। मास्टर साहब के शरीर का संपूर्ण रक्त उनके मस्तिष्क में भर गया। जीवन में पहली बार असहनीय क्रोध की लहर आई। उन्होंने आपे से बाहर होकर किंतु धीरे स्वर में कहा, तुम ऐसी हृदयहीन हो प्रभा की माँ। उन्होंने थूक सटका और चले गए। सुबह बड़ी देर तक भी जब भामा अपनी कोठरी से बाहर नहीं आई, तब मास्टर साहब रात भर की जागी हुई, फूली हुई सुर्ख आंखों की कोर में वेदना और उदासी भरे प्रभात की बेला में झपकी लेती क्लांत बच्ची को चुपके से छोड़कर फिर पत्नी की कोठरी में गए। रात के गुस्से को भूलकर उन्होंने पुकारा, प्रभा की माँ उठो तो तनिक, दिन बहुत चढ़ गया है। पर दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा कोठरी के द्वार खुले हुए हैं और भामा वहां नहीं है। कोठरी सूनी है, बिछौना खाली है। भीतर जाकर देखा, एक पर्चा लिखा हुआ रखा था। उसमें लिखा था, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं अपने अधिकार को जान गई हूँ। मैं भी आदमी हूँ जैसे तुम मर्द लोग हो, और मुझे भी मर्दों की ही भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए गृहस्थी की गुलामी करने से इनकार करती हूँ। तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने, उनके मल मूत्र उठाने, तुम्हारे सामने हाथ पसारने से इनकार करती हूँ। मैं जाती हूँ और कहे जाती हूँ कि तुम्हें मुझे बलपूर्वक अपने दुर्भाग्य से बांध रखने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी 40 रुपए की हैसियत में मैं अपने को भागीदार नहीं बना सकती। मास्टर साहब की आंखें फटी रह गईं, मुंह फैला रह गया। वे चारपाई पर बैठकर 2-3 बार उस पत्र को पढ़ गए और सब बातों को भूलकर वे यही सोचने लगे, आखिर भामा यह लिख कैसे सकी। बिल्कुल ग्रामोफोन की सी भाषा है, व्याख्यान के नपे तुले शब्द, साफ तीखी युक्ति, सुगठित भाषा, ऐसा तो वे भी नहीं लिख सकते। भामा यह सब कहाँ से सीख गई? क्या उसने सत्य ही उन सब गंभीर बातों पर, स्त्री स्वतंत्रता पर, सामाजिक जीवन के इस असाधारण स्त्री विद्रोह पर पूरा पूरा विचार कर लिया है? क्या वह जानती है कि इस मार्ग पर जाने से
उस पर क्या क्या जिम्मेदारियां आएंगी। मैं तो उसे जानता हूँ, वह एक कमजोर दिमाग की स्त्री है, एक असहनशील पत्नी है और एक निर्मम माँ है। वह इन बातों को समझ ही नहीं सकती। परंतु यह खत कैसे लिख सकी? घर त्यागने का साहस उसमें हो सकता है? यह उसकी दिमागी कमजोरी और असहनशीलता पूर्ण हृदय का परिणाम है। परंतु उसके कारण इतने उच्च, इतने विशाल, इतने क्रांतिमय हैं। यह भामा समझ नहीं सकती। वह सिर्फ भरी गई है, भुलावे में आई है। ईश्वर करे उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो, वह घर लौट आए। मेरे पास नहीं। मैं जानता हूं मैं अच्छा पति नहीं, मैं उसकी अभिलाषाओं को पूर्ति नहीं कर सकता। मेरी शुद्र आमदनी उसके लिए काफी नहीं है। फिर भी प्रभा के लिए लौट ही आना चाहिए उसे। पता नहीं कहाँ गई, पर उसे तलाश करना होगा। उसके गुस्से को इतना सहा है, और भी सहना होगा। और उसने समझा हो या न समझा हो, उसका यह कहना तो सही ही है कि मुझे उसे बलपूर्वक अपने दुर्भाग्य से बांधे रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्षण भर के लिए मास्टर साहब स्तब्ध बैठे रहे। उनकी तनख्वाह के गोल गोल 40 रुपए झलझल करके उनके कानों में 40 की गिनती कर गुम गुम होने लगे, और उनकी दरिद्रता असहाय गृहस्थी विद्रूप कर ही करके उनका उपहास करने लगी। मैं उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ आई हूं श्रीमती जी। शाबाश, तुम्हारे साहस की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। मैं समझती हूँ कि अब तुम अधिक आजादी से अपनी बहनों और देश की सेवा कर सकती हो। आप जो कहें वही करूंगी मैं चाहती हूँ कि अभी तुम हमारे स्कूल में काम करो। सिर्फ सब सामान की फहरिस्त रखना, चीजों को संभालना और माल तैयार करके बाजार में बेचना, यही रहेगा तुम्हारा काम। और सब तो ठीक है, पर बाजार में बेचना यह मुझसे कैसे होगा? मैं तो कभी बाजार जाती नहीं, लोगों से बात भी नहीं करती। तो क्या मैं समझूं यह भीरुता, यह कमजोरी तुम में अभी बनी ही रहेगी? पर श्रीमती जी, परवर कुछ नहीं, हरिया तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हारे कामों में खूब चंट है। सिर्फ हथ लपक है। जो माल बेचता या खरीदता है, अपनी मुट्ठी भी गर्म करता है। अब तुम्हारी निगरानी में वह ऐसा नहीं कर सकेगा। पर मैं कुछ काम तो जानती नहीं हूं श्रीमती जी। कहीं कोई भूल चूक हो गई तो क्या हुआ? भूल चूक भी इंसान से ही होती है। फिर सब काम करने से ही तो आते हैं, कोई पेट से सीख कर तो नहीं आता। तब ठीक है श्रीमती जी। अब मेरे खाने पीने का क्या होगा? तुम्हें 20 रुपया माहवार मिलेगा। रहने को मकान स्कूल में ही मिलेगा। काम सीख लेने पर और कुछ, और पढ़ लिख जाने पर और अधिक तनख्वाह मिलेगी। भामा जब अपने नए घर में आई तो उसका मन बैठ गया। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। 20 रुपए की नौकरी, दिन भर की गुलामी, फिर बाजार में माल बेचना। छी छी, मैं कैसे उन लोगों से पार पाऊंगी? घर को उसने देखा, उसके अपने घर की एक कोठरी से भी बदतर। एक साधारण सी कोठरी, गंदी और सूनी। बराबर की कोठरी में चपरासी हरिया रहता था। उसकी पीकर फेंकी हुई अधजली बीड़ियां बिखरी पड़ी थीं। झाड़ू महीनों से नहीं लगी थी। एक टूटी खाट और पुराना घड़ा पानी से भरा एक कोने में रखा था। यह सब देखकर उसे अपना घर, गरीब पर साफ सुथरा, छोटी सी बिटिया प्रभा और सदा शांत शिष्ट रहने वाले पति की याद आने लगी। पर उसने दृढ़ता पूर्वक आगे कदम बढ़ाने की ठान ली। कोठरी उसने झाड़ पोंछ कर ठीक कर ली। हरिया से उसने कहा, लेकिन चारपाई बिछौना सामान मेरे पास तो कुछ नहीं है। आज भर मेरी चारपाई ले लो, पैसे हो तो दो, मैं सामान ला दूं, कल बंदोबस्त कर लेना। लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। तो तुमने बड़ी बीवी से मांगे क्यों नहीं? भामा को उस चपरासी का तुम करके बात करना बहुत बुरा लगा। उसकी चारपाई मंगनी लेना, उसी के बगल की सूनी कोठरी में अकेली रहना और बिना साज सामान गृहस्थी बसाना, उसे यह सब एक असहाय, अनहोनी सी बात लगने लगी।
उसने सोचा चलो घर लौट चलूं, पर मन फिर मचल गया। उसने तुम कहकर उससे बात करने वाले हरिया से तू कहकर बात की। कहा, चल जरा मेरे साथ बीवी जी के घर, मैं उनसे जरूरी सामान का बंदोबस्त करने को कहूं। हरिया को यह तू तड़ाक पसंद नहीं आया। उसने धृष्टता से कहा, मैं स्कूल का नौकर हूं, तुम्हारा नहीं, और रात दिन को नौकरी भी नहीं करता, इस समय कहीं नहीं जा सकता। और कहकर वह भीतर अपनी कोठरी में चला गया। मानिनी भामा तमाम रात भूखी प्यासी ठिठुरती उस कोठरी के कोने में भीतर से द्वार बंद करके बैठी रही। एक एक करके उसके सामने पति के प्यार अधीनता के चित्र खींचने लगे। उसे ख्याल हुआ, उसकी यह दरिद्रता उनकी अकर्म्यता से नहीं, देश के वातावरण से, लाचारी से और परंपरा से ही है। उसे रह रहकर अपनी बच्ची की याद आने लगी, जो ज्वर में सूखे होठों से अम्मा को पुकार रही थी। उसे पति का अभ्यस्त मधुरतम संबोधन, प्रभा की माँ, की याद आ रही थी। झरझर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह रोती रही। भूख प्यास से थकित, शिथिल, गंदी अंधेरी कोठरी में बैठी वह मन ही मन कहने लगी, यही हमारी हम स्त्रियों की स्वाधीनता का पथ है। दूसरी कोठरी में हरिया और उसके यार दोस्त चंड में दम लगा रहे थे, गंदी गंदी बातें बक रहे थे और बीच बीच में भामा को लेकर बहुत सी उचित अनुचित बातें कर रहे थे। किंतु श्रीमान जी, भामा मेरी पत्नी है, कह तो दिया आप नहीं मिल सकते, मगर मिलना बहुत जरूरी है। श्रीमती जी, उसकी बच्ची बहुत बीमार है। महाशय, वह आपसे मिलना नहीं चाहती, आपसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। ऐसी हालत में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं श्रीमती जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आप नाहक हमारा सिर खाते हैं। लेकिन उसने उचित नहीं किया है, उसे सोचना होगा और आपको भी उसे समझाना चाहिए। सोचिए तो सही, वह एक पति की पत्नी ही नहीं, एक बच्ची की माँ भी है। वह अपना लाभ हानि सोच सकती है। उसे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। है श्रीमती जी, है। उसे मेरी शिक्षा की सहायता की बहुत जरूरत है। वह अपना लाभ हानि नहीं सोच सकती। तो आप चाहते क्या हैं? जरा उसे यहां बुलाइए, मैं उससे बात करना चाहता हूं। परंतु मैंने कहा, वह आपसे बात नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, बात करने में हानि नहीं है। उफ, आपने तो मेरा सिर ही खा डाला। मैं कहती हूं आप चले जाइए। मैं उसे ले जाने के लिए आया हूं। उसे आप जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। मैं उसे समझाना चाहता हूं। वह आपसे मिलने को तैयार नहीं है। मैं उसका पति हूं श्रीमती जी, वह मेरी पत्नी है, मेरा उस पर पूरा अधिकार है। तो आप अदालत में जाइए, अपने अधिकार का दावा कीजिए। छी छी श्रीमती जी, आप महिलाओं की हितैषी हैं। आप यह कभी पसंद नहीं करेंगी क्या? जी, मैं यह भी तो पसंद नहीं करती कि पुरुष स्त्रियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी आवश्यकताओं का गुलाम बनाए। कहाँ, हम तो उन्हें अपने घर बार की मालकिन बनाकर अपनी इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ उन्हें सौंप कर निश्चिंत रहते हैं। जो कमाते हैं उन्हीं के हाथ पर धरते हैं, फिर प्रत्येक वस्तु और कार्य के लिए उन्हीं की सहायता के भिखारी रहते हैं। विचित्र प्रकार के व्यक्ति हैं आप। अब मुझी से उलझ रहे हैं। आप यह व्याख्यान किसी पत्र में छपवा दीजिए। आपकी युक्तियों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। किंतु श्रीमती जी, आप एक पति और पत्नी के बीच इस प्रकार व्यवधान मत बनिए। अच्छा, तो आप मुझे धमकाना चाहते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं। आप भद्र महिला हैं। एक माता को उसकी रुग्णा पुत्री से, उसके निरीह पति से पृथक मत कीजिए। आप बड़े घर की महिलाएं और आपके पतिगण यह सब विच्छेद सहने की शक्ति रखते हैं। हम बेचारे गरीब अध्यापक नहीं। हमारी छोटी सी गरीब दुनिया है। शांत छोटा सा घर है, एक छोटे से घोंसले के समान। हम लोग न ऊधों के लेने में, न माधों के देने में।
दिन भर मेहनत करते हैं, घर में पत्नी और बाहर पति, और रात को अपनी नींद सोते हैं। आप बड़े बड़े आदमियों का शिकारी जीवन है, उसमें संघर्ष है, महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रतिक्रिया है और प्रतिस्पर्धा है। इन सब के बीच आप लोगों का व्यक्तिगत जीवन एक गौण वस्तु बन जाता है। पर हम लोग इन सब झंझटों से पाक साफ हैं। कृपया हम जैसे निरीह प्राणियों को अपनी इस जीवन की घड़ दौड़ में न घसीटिएगा। दया कीजिए, मेरी पत्नी मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे समझा लूंगा, उससे निपट लूंगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं चपरासी को बुलाऊं या पुलिस को फोन करूं? जी नहीं, मैं चाहता हूं कि आप भामा देवी को यहां बुला दें। मैं उन्हें अपने साथ घर ले जाऊं। यह नहीं हो सकता। यह बड़ा अन्याय है श्रीमती जी। आप जाते हैं या चपरासी बुलाया जाए? चपरासी, ओ चपरासी! देवी जी ने उच्च स्वर से पुकारा। अपनी टेढ़ी और घिनौनी मूछों में हंसता हुआ हरिया आ खड़ा हुआ। अर्ध उद्दंडता से बोला, क्या करना होगा मेम साहब? मेम साहब के कुछ कहने से प्रथम ही मास्टर साहब बोले, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कहते हुए अपना छाता उठाकर ऑफिस से बाहर हो लिए। चलती बार वे श्रीमती जी को नमस्ते करना भूले नहीं। सुना तुमने, वह खसूट आया था दफ्तर में। कौन? अरे वही बागड़ बिल्ला मास्टर, तुम्हारा पति। लेकिन तू तमीज से बात कर। क्यों? तुम क्या मेरी अफसर हो? तो तूने समझा क्या है? तुम 20 पाती हो, मैं भी 20 पाता हूं, तुमसे कम नहीं। तो इसी से तू मेरी बराबरी करेगा? कल इतना काम कर दिया, सारा सामान बाजार से ढोकर लाया, और अब तू करके बातें करती हो। ऐसी ही शहजादी थी तो 20 रुपल्ली पर नौकरी करने और इस कोठरी में दिन काटने क्यों आई थी? देख हरिया, ज्यादा बदतमीजी करेगा तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या करोगी? मारोगी? मैं कहती हूं अपनी हैसियत में रहे। और तुम भी अपनी हैसियत में रहो। बहुत सहा, कल मैं मैम साहब से साफ कह दूंगा कि जिस तिस की गुलामी करना मेरा काम नहीं है। ऐसी 360 नौकरी मिल सकती हैं। कुछ तुम्हारी तरह घर छोड़कर भगोड़ा नहीं हूं, इज्जत रखता हूं। भामा का सारा मान ही बिखर गया। ओह, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं, इसी में इतना कष्ट, इतना अपमान, इतनी वेदना, इतना सूनापन। हे ईश्वर, क्या अभी भी मैं अपने घर लौट नहीं सकती? क्या वे मुझे माफ नहीं कर सकते? अरे, मैं कितना उनसे तीखी रहती थी, उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। सेवा तो एक और रही, आज 2 कौड़ी के नीच आदमी मेरे मुंह लगते हैं। मैं एक गरीब मास्टर की बीवी ही सही, फिर भी एक इज्जतदार औरत तो हूं, किसी का दिया तो नहीं खाती। वे स्वयं लेने आए थे, कितना घबरा रहे होंगे। प्रभा की क्या हालत होगी। हाय, मैं उसे अपने पेट की बच्ची को बुखार में तड़पती छोड़ आई, एक बार उसकी ओर देखा तक नहीं। सच तो यह है कि मैंने न कभी अपने पति का ख्याल किया, न संतान का। मैं सदा अपने में असंतुष्ट रही, अपनों को देखा नहीं, सपने ही देखती रही। मैं उस नीच कमीने नौकर से मुंहजोरी करना रोककर अपनी कोठरी में घुस गई, द्वार भीतर से बंद कर लिए और फूट फूट कर रोने लगी। दिन बीते, रातें बीती, सप्ताह बीते, महीने और साल भी बीत गए। 3 साल बीत गए। एक दिन दिवाली की रात को मास्टर साहब अपने घर में दिए जला प्रभा को खिला पिला बहुत सी वेदना, बहुत सी व्यथा हृदय में भरे बैठे थे। वालिका कह रही थी, बाबूजी, अम्मा कब आएंगी? आएंगी बेटा, जरूर आएंगी। तुम तो रोज यही कहते हो, तुम झूठ बोलते हो बाबूजी। झूठ नहीं बेटी, आएगी। तो वह मुझे छोड़कर चली क्यों गई? आज दिवाली है बाबूजी। हाँ बेटी। तुमने कितनी चीजें बनाई थी, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, हलवा। हाँ हाँ बेटी,
तुझे सब अच्छा लगा? हाँ बाबूजी, तुम कितनी खील लाए थे। खिलौने लाए हो, मैंने सब वहां सजाए हैं। बड़ी अच्छी है तू रानी बिटिया। यह सब मैं अम्मा को दिखाऊंगी। दिखाना? देखकर वे हंसेंगी, खूब हंसेंगी। फिर मैं रूठ जाऊंगी। नहीं नहीं, रानी बिटिया नहीं रूठा करती। तो वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मास्टर जी ने टब से एक बूंद आंसू गिराया और पुत्री की दृष्टि बचाकर दूसरा पोंछ डाला। तभी बाहर खिड़की के पास किसी के धम्म से गिरने की आवाज आई। मास्टर जी ने चौंक कर देखा, गुनगुनाकर कहा, क्या गिरा? क्या हुआ? वे उठकर बाहर गए। सड़क पर दूर खंबे पर टिमटिमाते लालटेन के प्रकाश में देखा, कोई काली काली चीज खिड़की के पास पड़ी है। पास जाकर देखा तो कोई स्त्री है। निकट से देखा, बेहोश है। मुंह पर लालटेन का प्रकाश डाला तो मालूम हुआ भामा है। मास्टर साहब एकदम व्यस्त हो उठे। उन्होंने सहायता के लिए इधर उधर देखा, कोई न था, सन्नाटा था। उन्होंने दोनों बाहों में भामा को उठाया और घर के भीतर ले आए। उसे चारपाई पर लिटा दिया। बालिका ने क्षय मिश्रित दृष्टि से मूर्छित माता को देखा, कुछ समझ ना सकी। उसने पिता की तरफ देखा। तेरी अम्मा आ गई बिटिया। बीमार है यह? फिर भामा की नाक पर हाथ रखकर देखा और कहा, उस कोने में दूध रखा है, ला तो जरा। दूध के 2 चम्मच कंठ में उतारने पर भामा ने आंखें खोली। एक बार उसने आंखें फाड़कर घर को देखा, पति को देखा, पुत्री को देखा और वह चीख मारकर फिर बेहोश हो गई। मास्टर जी ने नब्ज देखी, कंबल उसके ऊपर डाला। ध्यान से देखा, पूरा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। चेहरे पर लाल काले बड़े बड़े दाग हैं। आंखें गड्ढे में धंस गई हैं। सामने के 2 दांत टूट गए हैं। आधे बाल सफेद हो गए हैं। कपड़े गंदे और चिथड़े। पैर कीचड़ और गंदगी में लथपथ। और वे दोनों हाथों से माथा पकड़कर बैठ गए। प्रभा ने भयभीत होकर कहा, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं बिटिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। भामा को अच्छी तरह कंबल उड़ा दिया। इसी बीच भामा ने फिर आंखें खोली। होश में आते ही वह उठने लगी। मास्टर जी ने बाधा देकर कहा, उठो मत, प्रभा की माँ बहुत कमजोर हो, क्या थोड़ा दूध दे दूं? भामा जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते हिचकियां बंध गई। मास्टर जी घबराकर बोले, यह क्या नादानी है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, पर मैं जाऊंगी, ठहर नहीं सकती। भला यह भी कोई बात है? तुम्हारी हालत क्या है, ये तो देखो। भामा ने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। उसने कहा, तुम क्या मेरा एक उपकार कर दोगे? थोड़ा जहर दे दो, मैं वहां सड़क पर जाकर खा लूंगी। यह क्या बात करती हो प्रभा की माँ? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाय, मैं कैसे कहूं? आखिर बात क्या है? यह पापिन एक बच्चे की माँ होने वाली है। तुम नहीं जानते। जान गया प्रभा की माँ, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरा घर। अब इन बातों की इस समय चर्चा मत करो। क्या तुम मुझे क्षमा कर दोगे? दुनिया में सब कुछ सहना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। अरे देवता, मैंने तुम्हें कभी नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम एक अच्छी नींद लो प्रभा की माँ। वह आह भरने लगी। अच्छा अच्छा, प्रभा बिटिया, तू जरा माँ के पास बैठ, मैं अभी आता हूँ बेटी। प्रभा की माँ घबराना नहीं, पास ही एक दाई रहती है, 10 मिनट लगेंगे, हौसला रखना। और वह कर्तव्यनिष्ठ मास्टर साहब जल्दी जल्दी घर से निकलकर दिवाली की जलती हुई अनगिनत दीप पंक्तियों को लगभग अनदेखा कर तेजी से एक अंधेरी गली की ओर दौड़ चले। चरण रज दो मालिक, चरण रज दो।
वाहियात बात है प्रभा की माँ। अरे देवता, चरण रज दो, पतित पावन मोह असरण शरण, ओ दीन दयाल चरण रज दो। तुम पागल हो गई हो प्रभा की माँ। पागल हो जाऊंगी। 3 साल में दुनिया देख ली, दुनिया समझ डाली, पर इस अंधी ने तुम्हें न देखा, तुम्हें न समझा। यह तुम फालतू बकबक करती रहोगी तो फिर ज्वर हो जाने का भय है। बिटिया प्रभा, अपनी माँ को थोड़ा दूध तो दो। मैं भैया को देखूंगी बाबूजी। भामा ने पुत्री को छाती से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, तू अपने बाप की बेटी है। इस पतिता माँ को छू दे जिससे वह पाप मुक्त हो जाए। नाहक बिटिया को परेशान मत करो प्रभा की माँ। हाय, पर मैं तुम्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी। प्रभा की माँ, दुनिया में सब कुछ होता है। तुमने इतना कष्ट पाया है, अब समझ गई हो। उन सब बातों को याद करने से क्या होगा। जो होना था हुआ, अब आगे की सुध लो। हाँ, अब मुझे तनख्वाह 60 रुपए मिल रही है प्रभा की माँ, और ट्यूशन से भी 30-40 पीठ ही लेता हूँ। और एक चीज देखो, प्रभा ने खुद पसंद करके अपनी अम्मा के लिए खरीदी थी उस दिवाली को। वे एक नवयुवक की भांति उत्साहित हो उठे। बक्स में से रेशमी साड़ी निकाली और भामा के हाथ में देकर कहा, तनिक देखो तो। भामा ने हाथ बढ़ाकर पति के चरण छुए। उसने रोते रोते कहा, मुझे साड़ी नहीं, गहना नहीं, सुख नहीं, सिर्फ तुम्हारी शुभ दृष्टि चाहिए। नारी जीवन का तथ्य मैं समझ गई हूं, किंतु अपना नारित्व खोकर। वह घर की साम्राज्ञी है और उसे खूब सावधानी से अपने घर को चारों ओर से बंद करके अपने साम्राज्य का उपभोग करना चाहिए, जिससे बाहर की वायु उसमें प्रविष्ट न हो। फिर वह साम्राज्य चाहे जैसा भी हो, लघु, तुच्छ, विपन्न, असहाय क्यों ना हो। मास्टर साहब ने कहा, प्रभा की माँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा पंडिता हो गई। कैसी कैसी बातें सीख ली तुमने प्रभा की माँ। वे ही करके हंसने लगे। उनकी आंखों में अमल धवल उज्जवल अश्रु बिंदु झलक रहे थे। आप सुन रहे थे कहानी मास्टर साहब। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।